ये कहानी एक महात्मा संत की है जो पूरे विश्व में शांति का संदेश दे रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन का महत्व समझ सकते हैं कि आखिर ये जीवन आपको क्यों मिला है और मनुष्य जीवन कितने भाग्य से मिलता है। 8 साल की उम्र में गांव के स्कूल में पढ़ाई शुरू करने के कुछ समय बाद ही हंस राम सिंह की मां की मृत्यु हो गई। उस समय से उनका पालन पोषण उनकी चाची ने किया। एक युवा वयस्क के रूप में उन्होंने आसपास के पहाड़ों और तीर्थ नगरों में कई पवित्र पुरुषों से मुलाकात की जो अब पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत हैं। कथित तौर पर वे इनसे निराश हो गए और आर्य समाज की ओर मुड़ गए, जो हिंदू धर्म से जातिगत पूर्वाग्रहों और मूर्ति पूजा को हटाने के लिए बनाया गया एक लोकप्रिय आंदोलन था। काम की तलाश हंस को पूर्व सिख राज्य की राजधानी लाहौर ले गई। इस दौरान उनका पहला संपर्क गुना के अद्वैत मत के वंश के एक गुरु स्वामी स्वरूपानंद से हुआ। 1923 में स्वामी स्वरूपानंद ने हंस को ज्ञान या क्रियाओं की तकनीकें सिखाई, एक ऐसा अनुभव जिसके बारे में हंस ने बाद में कहा, मुझे कोई मंत्र नहीं दिया गया लेकिन ज्ञान का अनुभव किया। मैंने अपने दिल के संगीत और प्रकाश का अनुभव किया। मेरा मन भीतर केंद्रित था। 3 साल बाद 1926 में स्वामी स्वरूपानंद ने उन्हें दूसरों को ज्ञान की तकनीकें सिखाना शुरू करने के लिए कहा और अगले 10 वर्षों तक हंस ने आज के पाकिस्तान और उत्तरी भारत की यात्रा की। 7 उनके बीच गुरु शिष्य का एक मजबूत बंधन बन गया। 1936 में स्वामी स्वरूपानंद ने मेरठ के उत्तरी शहर के पास एक गांव नांगली साहिब में महासमाधि ली। हंस के उत्तराधिकार के बारे में स्वामी स्वरूपानंद द्वारा बताए गए संकेतों को बाद में महात्माओं के एक समूह ने चुनौती दी, जिन्होंने उल्लेख किया कि हंस ने गढ़वाल जिले के एक पड़ोसी गांव की सिंदूरी देवी से विवाह किया था, जिससे वह एक गृहस्थ बन गए, एक ऐसी स्थिति जो उनके विचार में त्यागी के रूप में स्वीकार्य नहीं थी। दरार के बाद हंस के पास अपने काम को जारी रखने में मदद करने के लिए केवल मुट्ठी भर लोग ही बचे थे। हंस ने इस समझ के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया कि उनके पास अपने गुरु का आशीर्वाद है और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ाना जारी रखा। उसी वर्ष उन्होंने हरिद्वार के पास नजीबाबाद के छोटे से शहर में अपना संदेश और शिक्षण प्रस्तुत करना शुरू किया। उस समय उनके भाषण आर्य समाज के समतावादी और सुधारवादी दर्शन से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कथित तौर पर जाति, धर्म या स्थिति के बावजूद किसी को भी अपना छात्र स्वीकार कर लिया। ये एक भारतीय शिक्षक के लिए एक असामान्य रुख था और इसने पारंपरिक हिंदुओं की आलोचना भी की। इस वर्ष के दौरान उन्होंने अपने संदेश के प्रसार को व्यापक बनाने के लिए पहले कदम के रूप में हंस योग प्रकाश नामक एक पुस्तक प्रकाशित की। अगले वर्षों के दौरान हंस ने उत्तर भारत के शहरों और गांवों में पैदल और ट्रेन से यात्रा की। 9 ट्रेन स्टेशनों पर या गांव के मैदान में एक पेड़ के नीचे छोटी अचानक होने वाली सभाओं में भाषण दिया। 1930 के दशक के अंत तक हंस ने दिल्ली का दौरा करना शुरू कर दिया था। दिल्ली क्लॉथ मिल्स में श्रमिकों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। वह लगातार हरिद्वार और दिल्ली के बीच यात्रा करते थे, अक्सर नई दिल्ली केंद्र के पीछे पहाड़गंज और कॉनॉट प्लेस में अनुयायियों के घरों में ठहरते थे। 1944 में जैसे जैसे छात्रों की संख्या बढ़ती गई, हंस ने हरिद्वार के बाहर गंगा नहर के किनारे एक छोटा 2 मंजिला घर खरीदा और इसका नाम प्रेमनगर, प्यार का शहर, रखा। महात्मा जो उन्हें पूर्णकालिक क्षमता में मदद कर रहे थे, गुरुकुल की परंपरा में उनके साथ वहां रहते थे। 4 साल बाद उन्होंने कथित तौर पर अपनी पहली कार, एक हरे रंग की ऑस्टिन समरसेट खरीदी, जिसने उन्हें अधिक लोगों तक पहुंचने के अपने प्रयास में आसपास के शहरों और गांवों में जाने में सहायता की। हंस और उनकी पहली पत्नी सिंदूरी देवी की एक बेटी सावित्री थी, लेकिन उसके बाद सिंदूरी देवी और बच्चे पैदा करने में असमर्थ रहीं। इसके परिणामस्वरूप और इस समझ के आधार पर कि स्वरूपानंद ने कथित तौर पर उनसे कहा था कि एक दिन उनका, हंस का, एक बेटा होगा जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, उन्होंने 1946 में राजेश्वरी देवी के रूप में दूसरी पत्नी ली। अपनी पहली पत्नी के विपरीत राजेश्वरी देवी समय के साथ माता जी के रूप में जानी जाने लगी और अपने पति के काम में एक प्रमुख भूमिका निभाई। 1951 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ, सतपाल। उसके बाद 1953 में 3 और बच्चे हुए, माहीपाल 1955, धर्मपाल और 1957 प्रेमपाल, जिन्हें हंस ने प्यार से संत जी उपनाम दिया। जैसे जैसे हंस राम का संदेश पूरे उत्तर भारत में फैल रहा था, उनके काम को सुविधाजनक बनाने के लिए कई पहल की गई, जिनमें 1951 में हंसादेश नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन और डिवाइन लाइट मिशन DLM का गठन शामिल था। लगभग 30 वर्षों तक हंस ने बिना किसी औपचारिक संगठन के अपने संदेश का प्रसार किया। इस तरह के संगठन के सुझावों का विरोध करने के बाद उन्होंने अंततः बढ़ते दबाव के आगे घुटने टेक दिए और 1960 में पटना में डिवाइन लाइट मिशन पंजीकृत किया गया, ताकि पूरे भारत में बढ़ती गतिविधियों को विकसित और संरचित किया जा सके। चर्चा किए गए मिशन के उद्देश्य है कि सिद्धांत रूप में सभी धर्म एक हैं,
और यह समझ कि शांति अविभाज्य है और व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, और ये कि असंतुष्ट व्यक्ति और असंतुष्ट राष्ट्र कभी भी दुनिया में स्थायी शांति को बढ़ावा नहीं दे सकते। उद्धरण वांछित, इसमें कुछ मानवीय पहलों की भी चर्चा की गई है। 1960 के दशक की शुरुआत में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अधिकांश बड़े शहरों, कस्बों और गांवों में और साथ ही दक्षिण अफ्रीका में भारतीय समुदायों में भी छात्र थे। बैठकें अभी भी छोटी थीं और हंस का अपने छात्रों के साथ घनिष्ठ संबंध जारी रहा। 1963 में कई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में से पहला नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें कथित तौर पर 15,000 लोग शामिल हुए थे। 1964 में पुरानी दिल्ली के दिल में गांधी मैदान में एक कार्यक्रम हुआ जिसने और भी बड़ी भीड़ को आकर्षित किया। उस समय कई आश्रम खोले गए, जिनमें राजस्थान में एक छोटा और दिल्ली और हरिद्वार के बीच स्थित सतलोक सत्य का स्थान नामक एक और बड़ा आश्रम शामिल था। 1965 में हंस ने नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता भारतीय संसद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री अयंगर ने की थी। उस वर्ष हंस ने पहली बार उड़ान भरी जब वे जम्मू कश्मीर में अपने छात्रों से मिलने गए। 18 जुलाई 1966 को अलवर में एक छोटे से आश्रम में जाते समय हंस बीमार पड़ गए और उसी दिन कार से दिल्ली लौट आए। बताया जाता है कि अगली सुबह 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई। 3 दिन बाद उनके परिवार और कई शोक संतप्त महात्माओं के नेतृत्व में एक जुलूस में उनकी अस्थियों को हरिद्वार में उनके घर ले जाया गया। हंस की मृत्यु के बाद 13 दिनों के शोक के दौरान डीएलएम अधिकारियों द्वारा उत्तराधिकार पर चर्चा की गई। प्रेम रावत हंस राम सिंह रावत के सबसे छोटे बेटे हैं, जिनका जन्म 10 दिसंबर 1958 में हुआ था, जो एक भारतीय गुरु और दिव्य संदेश परिषद के संस्थापक हैं, जिसे बाद में दिव्य प्रकाश मिशन डीएलएम के रूप में जाना जाता है। अपने पिता की मृत्यु के बाद 8 वर्षीय प्रेम रावत ने उनकी भूमिका संभाली। 13 साल की उम्र में उन्होंने पश्चिम की यात्रा की और संयुक्त राज्य अमेरिका में निवास किया। जब युवा वयस्कों ने उनके संदेश में रुचि ली तो आंदोलन में हजारों की संख्या में वृद्धि हुई। समाचार मीडिया में कई लोग उनकी युवावस्था और दिव्य स्थिति के दावों से हैरान थे। उनके सार्वजनिक प्रवचनों में बौद्धिक सामग्री की कमी और एक शानदार जीवन शैली जीने के लिए उनकी आलोचना भी की गई थी। प्रेम रावत की 16 साल की उम्र में एक गैर भारतीय से शादी ने उनकी मां के साथ उनके रिश्ते को खत्म कर दिया। उस समय उनकी मां द्वारा नियंत्रित डीएलएम की भारतीय शाखा हर जगह डीएलएम से अलग हो गई। उस समय ये 55 देशों में स्थापित थी। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अपने भाषणों में धर्म के संदर्भों को त्यागना शुरू कर दिया और आश्रम बंद कर दिए। डीएलएम का नाम बदलकर अलन वाइटल कर दिया गया। उस समय से प्रेम रावत ने बड़े पैमाने पर यात्रा करना जारी रखा है, दुनिया भर में बड़े और चुनिंदा दर्शकों के सामने शांति के बारे में बोलते हुए। कई मौकों पर उन्हें उनके काम और शांति के संदेश के लिए मान्यता मिली है। उद्धरण वांछित। 2001 में उन्होंने अपने काम और मानवीय प्रयासों को समर्थन देने के लिए प्रेम रावत फाउंडेशन (TPRF) की स्थापना की। इसका शांति शिक्षा कार्यक्रम दुनिया भर में सुधार सुविधाओं और अन्य सेवा संगठनों द्वारा लाइसेंस प्राप्त और उपयोग। सबसे छोटे बेटे 8 वर्षीय प्रेम रावत ने भीड़ को संबोधित किया और उन्हें उनके साथ साथ उनकी मां और भाइयों द्वारा परफेक्ट मास्टर के रूप में स्वीकार किया गया। हालांकि प्रेम रावत आधिकारिक तौर पर डीएलएम के नेता थे, लेकिन उनकी कम उम्र के कारण पूरे परिवार द्वारा अधिकार साझा किया गया था। अगले 8 सालों तक हंस के परिवार ने प्रेम रावत को उनके उत्तराधिकारी के रूप में समर्थन दिया, लेकिन 1974 में एक पश्चिमी महिला से शादी करने के बाद डीएलएम पर नियंत्रण के लिए संघर्ष शुरू हो गया। माताजी भारत लौट आई और उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे सतपाल को डीएलएम इंडिया का नया प्रमुख नियुक्त किया, ये दावा करते हुए कि प्रेम रावत ने शादी करके और प्लेबॉय बनकर अपने आध्यात्मिक अनुशासन को तोड़ा है। पश्चिमी प्रेमी प्रेम रावत के प्रति वफादार रहे, लेकिन इस शादी के कारण परिवार में हमेशा के लिए दरार आ गई और आंदोलन में गहरा व्यवधान पैदा करने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। सतपाल भारत में संगठन के नए प्रमुख बने और बाद में 11 और 15 लोकसभा के लिए चुने जाने के साथ एक प्रमुख कांग्रेस राजनेता भी बने। उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा एक सद्गुरु माना जाता है। प्रेम रावत महाराज जी ने शांति का संदेश पूरे विश्व प्रसारित किया। वे बताते हैं कि शांति संभव है, शांति कहीं बाहर नहीं है, शांति आपके अंदर है। उस शांति का अनुभव करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। अगर आप में जिज्ञासा है तो आप ज्ञान ले सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिसका ध्यान करते हैं वो अलग पुरुष अविनाशी आपके अंदर है, जिसे आप ज्ञान के माध्यम से देख सकते हैं, जो ज्ञान प्रेम रावत महाराज जी देते हैं, जिन्हें विश्व शांति संदेशक कहा जाता है। इन्हें कई देशों से पुरस्कारित भी किया गया है।